हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सोशल में अर्थशास्त्र स्टार्ट हो रहा है जिसका फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अवलोकन से हम सभी देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी वर्णित है जिसके माध्यम से हमें उत्पादन से संबंधित कुछ मुख्य विचारों से परिचित कराया जाएगा। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटे स्तर पर निर्माण का कार्य होता है, डेयरी, दूध से संबंधित व्यवसाय, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। इस चैप्टर में एक गांव पालमपुर की कहानी के बारे में बताया जाएगा। वो गांव मुख्यतः खेती, वहाँ की क्रिया मुख्यतः खेती है। वहाँ पे छोटे स्तर पर निर्माण क्रिया भी होती है, डेयरी, परिवहन, ये सब जो है सीमित स्तर पे किए जाते हैं। और उत्पादन के लिए अनेक संसाधन भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित वस्तुएं भी हैं, मानव का प्रयास और मुद्रा मतलब चल अचल राशि। तो चलिए परिचय पहले करते हैं गांव का। पालनपुर गांव आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमिका के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जातियां, दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। दलित जाति मतलब अनुसूचित जातियां वे जातियां होती हैं जिनको संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान की गई है। तो पालमपुर गांव में जो है वो अनुसूचित जातियों की संख्या उस गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और 80 परिवार जो हैं वो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं और अधिकांश भूमि के स्वामी वही उच्च जाति के लोग हैं जिनका मकान जो है बड़े होते हैं और ईंट तथा सीमेंट के बने होते हैं। और जो अनुसूचित जातियां हैं वे गांव के एक मकान में कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, मतलब पालमपुर गांव में अधिकांश लोगों के घर में बिजली की व्यवस्था है। ये चित्र एक गांव के दृश्य को जो है वर्णित करता है। आगे दिया है खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। मतलब आप किसी गाँव से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। पालमपुर गाँव में सड़क भी है, यातायात के साधन भी हैं, बिजली भी है, सिंचाई की भी व्यवस्था है, 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक जो है हाई स्कूल है और स्वास्थ्य केंद्र भी है। और यहाँ पे आपको दिया गया है, बताया गया है, कहा गया है कि जो है आप इन सभी सुविधाओं का जो है तुलना अपने किसी एक गांव से कीजिए। आगे देखते हैं हम सब। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। मतलब
आज भी जो है गांव का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती ही होती है, कि कृषि ही गतिविधि रहती है। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जो है काल्पनिक गांव पालमपुर जो है वहाँ की जो है मुख्य गतिविधि खेती ही है। और गांव में गैर कृषि क्रियाएं भी की जाती है, जैसे छोटे स्तर पर किसी वस्तु का निर्माण, और यातायात के साधन भी रहते हैं, दुकानदारी भी बहुत लोग करते हैं। तो आगे हम अन्य जो है क्रियाओं पर विचार करेंगे। चलिए तब देखते हैं। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। और उत्पादन के लिए तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो चलिए देखते हैं। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। आगे बताया गया है कि कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ पर कारखानों में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कारखानों में श्रमिक कैसे जो है मशीनों पर कार्य कर रहे हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। अब ये जो चित्र है इसमें उत्पादन में जो प्रयुक्त हो रहे भूमि है मतलब वो स्थान है, श्रम मतलब श्रमिक लगे हुए हैं, और अस्थायी पूंजी अब हमें मशीनें तो चाहिए ही इस उद्योग को करने के लिए, तो पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अस्थायी भूमि हो गई वहाँ वो जो है जहाँ पे कारखाना स्थापित है, श्रम हो गया जो लोग वहाँ पे परिश्रम कर रहे हैं, और अस्थायी पूंजी हो गई अब हमें इस कारखाना को चलाने के लिए जो है अस्थायी पूंजी के रूप में जो है मशीनों की आवश्यकता होगी। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। अब आगे हेडिंग है हमारा पालमपुर में खेती। खेती के लिए भूमि स्थिर पहला है कि मतलब भूमि स्थिर है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। जो पालमपुर काल्पनिक गांव है वहाँ की प्रमुख जो है क्रिया वो खेती है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, मतलब जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही इनको लाभ होगा, तो इनका हित जो है वो खेतों में उत्पादन से जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को
और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की इकाई मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गाँवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, लेकिन भूमि मापने का जो मानक इकाई होता है वह हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब एक ऐसा खेत जो वर्गाकार हो और उसका प्रत्येक भुजा जो है वो 100 मीटर हो, तो उस खेत को हम 1 हेक्टेयर मान सकते हैं। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अगर उतना रहेगा तो कर ही सकते हैं। आगे दिया गया है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी फसलों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो पालमपुर गांव है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गांव जैसा है, और पालमपुर का जो क्षेत्र है, जो खेत है, वो पूरा जो है खेती किया जाता है। कोई भी खेत जो है वहाँ पर बंजर नहीं है, कोई भी खेत जो है बेकार नहीं है। पालमपुर में खरीफ की फसल ज्वार बाजरा जो है उगाया जाता है, जिसका उपयोग चारे में किया जाता है। और अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। रबी के फसलों में जो है गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। किसान अपने लिए साल भर का गेहूँ रख करके उसे रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। और गन्ने का भी फसल उगाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन्ने की कटाई साल भर में एक ही बार होती है। तो पालमपुर के जो किसान होते हैं वो गन्ने को कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। 3 अलग-अलग फसलें मतलब खरीफ की भी फसल उगाते हैं, रबी की भी फसल उगाते हैं, जायद की भी फसल उगाते हैं। इसका यही रीज़न है कि वहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ जाती है। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहर द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। मतलब बिजली आने से पहले, जब बिजली का विस्तार पालमपुर में नहीं हुआ था, तो किसान कुओं से रहर द्वारा पानी निकाल करके अपने छोटे छोटे खेतों को सींचा करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। बिजली आने से पहले पालमपुर के लोग रहर द्वारा जो है सिंचाई करते थे, परंतु जब बिजली का विस्तार हो गया तो कुछ नलकूप सरकार ने लगवाए थे और उसके बाद किसान स्वयं जो है निजी नलकूप लगा लिए। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। मतलब पूरे क्षेत्र की लगभग इतने बड़े 200 हेक्टेयर तक के जो है खेतों की सिंचाई जो है एक साथ होने लगी निजी नलकूप या फिर सरकारी नलकूप के माध्यम से। जबकि जब वो रहर द्वारा सिंचाई होती थी तो किसान छोटे छोटे खेतों को ही सींच पाते थे। बॉक्स में बताया गया है कि भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे पठारी पठार, दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ गांव में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था है जैसी हमारे यहाँ है, वैसे समस्त भारत में नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र
क्षेत्र में पड़ता है। तो नदी मैदानों के अतिरिक्त जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे भी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, परंतु जो पठारी क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण का पठार है, तो वहाँ पर सिंचाई का इतना अच्छा जाल नहीं बिछा हुआ है। वहाँ पर जो कृषक हैं वो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं, और हमारे देश में जो कृषि होती है वो मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लीजिए कि एक वर्ष में अगर किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा की जा रही है तो उस प्रोसेस को हम बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न फसलों को दर्शाया गया है, गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, और यहाँ नीचे पर कुछ चर्चा किया गया है जो सारणी के अंतर्गत आता है, तो हम लोग सारणी देखते हैं। संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्रों, यहाँ पर इस सारणी में बताया गया है कि किस वर्ष में कितने लाख हेक्टेयर तक जुताई हुआ है। तो हम सभी देखते हैं 1950 में कृषि क्षेत्र वो लाख हेक्टेयर में दिया है, तो 1950 में 120 लाख हेक्टेयर पर जुताई हुआ था। 1960 में 130 लाख हेक्टेयर, 1970 में 140 लाख हेक्टेयर, 1980 में 140 लाख हेक्टेयर, 1990 में 140 लाख हेक्टेयर, 2000 में 140 लाख हेक्टेयर, 2010 में 155 लाख हेक्टेयर और 2012 में 155 लाख हेक्टेयर। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे सुविधा होती गई है, जैसे जैसे सिंचाई की व्यवस्था और कृषि के आधुनिक रूप को लोग किसान स्वीकार हैं, वैसे वैसे जुताई का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है। और ये जो आंकड़ा है वो स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015-16 का है, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। आगे ग्राफ द्वारा भी दिखाया गया है। इधर खेत होंगे लाख हेक्टेयर में, और नीचे वो सन दिए गए हैं। तो हम सब देखते हैं कि 2012 तक वो 155 लाख हेक्टेयर तक कृषि क्षेत्र पर जुताई होने लगी। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसल के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूची के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आगे सारणी दिया गया रहेगा, आपको अपने क्षेत्र के अनुसार उस सारणी को भरना है।